ये डॉग 80 लाख रुपए का है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये इतने महंगे पता है क्यों हैं? क्योंकि ये क्लोन्स है, डुप्लीकेट है। अगर आपको भी अपने पेट का क्लोन बनवाना है तो आपको इस साउथ कोरियन कंपनी को 80 लाख रुपए देने होंगे और ये आपको आपके पेट का न्यू कॉपी बना के दे देंगे। और ये अभी की टेक्नोलॉजी नहीं है। साउथ कोरियंस पिछले 12 सालों से दुनिया भर में लोगों को उनके पेट्स की कॉपी बना बना के भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये लीगल है। और जो देश ये कर पा रहा है वो कुछ दशकों पहले ऐसा दिखता था। साउथ कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने स्लम्स पे वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम गांव को ही क्यों डेवलप नहीं करते कि लोगों को शहरों की तरफ आना ही ना पड़े। मगर इतना आसान नहीं होता। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है लुईस मॉडल। ये लुईस मॉडल का ग्राफ है जो मुझे पता है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है समझने में, पर आसान शब्दों में कि एक डेवलपिंग कंट्री में 2 सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ लेबर को हायर करते हैं फैक्ट्रीज में, माइंस में, मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए, और एग्रीकल्चर जहाँ तनख्वाह कम मिलती है, जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए। अब क्योंकि काम करने वाले ज़्यादा हैं, काम कम है, तो उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। लुईस मॉडल कहता है कि जब ये एक्स्ट्रा लेबर जो एग्रीकल्चर में है, जब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा तो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटपुट बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। मुझे पता है ये सब थोड़ा बोरिंग है, मगर पॉइंट ये है कोरियन पेनिनसुला। ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया, और ये है कोरियन पेनिनसुला रात में। कोरिया और इंडिया को लगभग साथ में आज़ादी मिली थी, पर उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। And this is Korea, a peaceful land once, with lakes and villages and mountains where the rice grew. 1945 तक कोरिया पे जापान का रूल था, पर वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जापान को कोरिया छोड़ना पड़ा। अब ये वो टाइम था जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। दोनों कंट्रीज चाहते थे कि उनका और उनकी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस और कंट्रोल हो पूरी दुनिया पे, और दोनों को बर्दाश्त नहीं था कि कोरिया में इकलौती कंट्री का प्रेजेंस हो। तो कोरिया को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ कम्युनिस्ट यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस और एक तरफ अमेरिका का। कुछ सालों तक साउथ कोरिया पर यूएस मिलिट्री की गवर्नमेंट थी, पर ना उनको कोरियन कल्चर की समझ थी, ना भाषा का ज्ञान। तो हर बार की तरह साउथ कोरिया को अपना देश देके चले गए। पर नॉर्थ कोरियन लीडरशिप और उनके चाइनीज बैकर्स ने साउथ कोरिया पे हमला कर दिया। अब मिलिट्री सेंस से देखो तो एक छोटा सा देश यूएसए के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, पर अमेरिकन्स अगर अपने एलाई को ऐसे छोड़ देते तो उनकी बाकी एलाइज उन पर कॉन्फिडेंस लूज कर देते। तो इधर से अमेरिका यूनाइटेड नेशंस की फोर्स लेके आ गए। 3 साल तक ये वॉर चली। अब इसको ऐसे देखो, जब कोरिया को नॉर्थ और साउथ कोरिया में बांटा गया तो नेचुरल रिसोर्सेज सब नॉर्थ कोरिया के पास थे, साउथ कोरिया के पास कुछ नहीं। एक लौती कंट्री जिससे वो कनेक्टेड थे वो थी ऊपर नॉर्थ कोरिया, और सबसे पास जो कंट्री थी वो थी जापान, जिन्होंने उन्हें लूटा था, एक्सप्लॉइट किया था, अत्याचार किए थे। और इस 3 साल लंबी वॉर के बाद ना उनके पास कोई इंडस्ट्री, ना ही कोई पैसे बचे थे। जो उनके पास बचा था वो थी उनकी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। साउथ कोरियंस को ही पता था कि अपने देश को बचाने के लिए उन्हें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव करना पड़ेगा, पर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए फंड्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? Vietnam, 25 armored boats and troop landing craft cautiously advanced in the Mekong Delta, ordered to find and destroy a Vietcong detachment, virtually unapproachable except by water. साउथ कोरिया से 3000 किलोमीटर दूर वियतनाम में यूनाइटेड स्टेट्स एक वॉर लड़ रही थी। साउथ कोरियंस ने यूएसए को इस वॉर में अपने सोल्जर्स दिए, रिसोर्सेज दिए, और बदले में यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ कोरिया में इंडस्ट्रीज डेवलप करने में मदद की। उनको बहुत बड़े बड़े लोन्स थे। अब क्योंकि साउथ कोरिया के पास पैसा था, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने थोड़ा यूनिक अप्रोच लिया इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। छोटी कंपनीज को सपोर्ट करने की जगह साउथ कोरिया ने कुछ चुनिंदा वेल कनेक्टेड कंपनीज को डेवलप होने में मदद की। इन्हें ही पॉपुलरली चेबोल्स कहा जाता है, जैसे सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी। पर इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है काम करने वाले लोगों की। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा चैलेंज था इस एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके आना। कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने फायदे के लिए कुछ साउथ कोरियंस को टैक्टिकल ट्रेनिंग दी। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिशियंस को ट्रेन किया, या फिर इकोनॉमिस्ट या इंजीनियर्स जिनको यूएस एजुकेशन मिली। अब क्योंकि ये यूएस एजुकेटेड कोरियंस बाकी कोरियन पॉपुलेशन से बेहतर कर रहे थे, साउथ कोरिया के लोगों में पढ़े लिखे होने की, स्कूलिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। पेरेंट्स कुछ भी करने के लिए तैयार थे अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए। जहाँ जगह मिल रही थी, भले ही वो अबैंडन फैक्ट्री हो या छोटा टेंट, साउथ कोरियंस उस जगह को एजुकेशन, स्कूल के लिए यूज़ कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की एक पढ़ी लिखी, एक लिटरेट सोसाइटी बनाने के लिए, जिसमें सबसे पॉपुलर है सैमुअल अंडोंग, जिसका मतलब है गाँव को डेवलप करना। गवर्नमेंट ने जितना शहरों में इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा गाँव में इन्वेस्ट किया।
लोगों को बेहतर फार्मिंग टेक्निक सिखाई गई, बेहतर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, पब्लिक फंड्स को गांव के स्कूलों में इन्वेस्ट किया जाता था, जिसकी वजह से एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, स्कूल की क्वालिटी एक छोटे गांव और एक बड़े शहर में लगभग बराबर थी। बेसिकली कोरियन इकोनॉमी में रोल्स बढ़ गए। गवर्नमेंट अपने सिटीजन में इन्वेस्ट कर रही थी, लोगों को पढ़ा रही थी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने में फैसिलिटेट कर रही थी, और दूसरी तरफ बिजनेस हाउसेस, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे थे, इकोनॉमी को ग्रो कर रहे थे आगे लेके जाने के लिए। इंटरेस्टिंगली साउथ कोरिया में गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी, पर उसके बावजूद फ़ायदा साउथ कोरियंस में सबको हुआ। रिसेंट टाइम्स में साउथ कोरिया में इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत चर्चा में था इस मूवी की वजह से। 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. पैरासाइट 3 फैमिलीज की स्टोरी है जिसमें दिखाया कि साउथ कोरिया में कैसे अमीर और गरीब में सोशल कंडीशंस और डेली लाइफस्टाइल का फ़र्क है। मगर कंपैरेटिवली साउथ कोरिया बहुत बेटर है बाकी दुनिया से अगर इनइक्वालिटी की बात करें। आज साउथ कोरिया एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है, OECD मेंबर है, अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपने साउथ कोरियन प्रोडक्ट यूज़ किया होगा। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोग अपने आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट की डिमांड करते हैं, मगर सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं है, पर उस पर बाद में आते हैं। आपने गैंगनम स्टाइल या BTS या स्क्विड गेम के बारे में ज़रूर सुना होगा, पर कोरियन कल्चर में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आपको भी ये छोटी कंट्री फैसिनेटिंग लगती है तो एक ऑडियो बुक जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ वो है हेल्यू, जो समराइज फॉर्म में कुकू FM पे अवेलेबल है। इस ऑडियो बुक में कोरिया के कल्चर को कवर किया है, उनकी मूवीज़, उनका खाना, इंडिया के साथ कोरिया के रिलेशंस। इसके अलावा कुकू FM पे आपको और भी दूसरी ऑडियो बुक्स मिल सकती हैं, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। मैं ऑडियो बुक्स एनिमेशंस बनाते टाइम सुनता हूँ, मंडेन टास्क जैसे खाना बनाते टाइम मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ, जिससे मेरा बहुत टाइम बचता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और मुझे नए वीडियो आइडियाज़ भी मिलते रहते हैं। कुकू FM पे हज़ारों ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिसका प्राइस सिर्फ $3.99 है एक साल का, और फर्स्ट 250 लोग जो मेरा कोड BW50 यूज़ करेंगे उन्हें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 200 रुपये में एक साल तक ऑडियो बुक सुन सकते हो, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी डील है। कुकू FM को एक बार ज़रूर ट्राई करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। अब वीडियो पे वापस आते हैं। साउथ कोरिया और इंडिया को इंडिपेंडेंस लगभग साथ में मिली, मगर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई। जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने शुरू से ही उस पर ध्यान नहीं दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि सेल्फ फाइनेंसिंग हैंडीक्राफ्ट पे ज़्यादा जोर होना चाहिए रेगुलर एजुकेशन की जगह, क्योंकि हम उनके आइडियल से इंस्पायर्ड थे। आज़ादी के बाद हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था कि हमें नए स्कूल्स बनाने की जगह इन आइडियाज़ पे एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए। और आज भी गाँव में तो आम बात है सुनना कि अगर वर्किंग क्लास बच्चे पढ़ाई करेंगे तो हमारे खेतों में, घरों में काम कौन करेगा। 75 सालों में सिचुएशन सुधरी तो है, हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ी है, मगर आप इसे बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से कंपेयर करो तो हम बहुत पीछे रह गए। और जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी बहुत ख़राब है। एक लार्ज स्केल सर्वे में पता चला 5वीं क्लास के बच्चे 2nd क्लास के लेवल का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते और 75% मैथ्स के सिंपल सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। इंडिया में हमने कभी एजुकेशन को प्रायोरिटी दी ही नहीं, तो जो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट होना है ये इंडिया में भी आया ही नहीं। इनफैक्ट अब इंडिया में तो उल्टा हो रहा है। ये CMIE के डेटा पे बेस्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं, कौन से सेक्टर में लोग काम करते हैं। अगर आप देखो तो 2016 के बाद से कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में लोग कम हो रहे हैं और एग्रीकल्चर में बढ़ रहे हैं, और यही इंडिया में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर GST का खराब इम्प्लीमेंटेशन, फिर कोविड में गवर्नमेंट का माइग्रेंट मिसमैनेजमेंट। अब क्योंकि जॉब्स ही नहीं है तो फिर लोग गाँव में वापस एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हैं। इन ग्राफ्स और नंबर से विजुलाइज करना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोचते हैं तो हम हमारे एयर कंडीशन कमरे में धरती सुनहरी अंबर नीला इमेजिन करते हैं, पर रियलिटी पिक्चराइज करनी है तो उड़ता पंजाब की आलिया भट्ट के कैरेक्टर को करो। ये लेडी एक खेत में नहीं बल्कि पढ़ लिख के अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करके एक फैक्ट्री में काम करनी चाहिए थी, पर ना ही बेसिक एजुकेशन है और ना ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बचा है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश की इतनी तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ विमेन गारमेंट फैक्ट्रीज़ में और दूसरी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, और इंडिया में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन बहुत कम है। हम अमीर होने से पहले ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लूज़ कर रहे हैं, जिसे प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों ऐसी हालत में है, दोनों अलग वीडियोज डिजर्व करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर आपको कंपैरिजन समझ आ गया होगा। साउथ कोरिया एक जनरेशन के स्पैन में डेवलप तो हो गई, पर प्रॉब्लम्स वहाँ भी हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एजुकेशन में कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। बच्चे 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं। वहाँ इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी पास आउट है कि साउथ कोरियन इकोनॉमी में उनके लिए जॉब्स ही नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब्स हैं,
पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इसे अपने से छोटा काम समझते हैं तो वे करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वहाँ सुइसाइड्स दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट वहाँ ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वहाँ पे अलग से एक पुलिस डिपार्टमेंट है इन सुसाइड्स को रोकने के लिए। साउथ कोरिया ने अपने अमीर देश बनने वाला सपना आज पूरा कर लिया है, पर अब उन्हें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ यंग पॉपुलेशन ग्रो करे, जहाँ बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक सेफ्टी नेट हो, जहाँ छोटी कंपनीज भी बिजनेस कर सके, सिर्फ कुछ बड़े चेबोल्स नहीं। अगर वो ये कर पाते हैं तो ये इनक्रेडिबल देश ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने आपको पहले लुइस मॉडल बताया, फिर साउथ कोरिया और वहाँ से इंडिया पे लेके आया। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप चीज़ों से रिलेट कर पाओ तो आप उन्हें ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। मैं अगर आपको डायरेक्ट बोलता कि इंडिया की एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको समझ नहीं आता इस इन्फॉर्मेशन का करें क्या। पर ये सब एक्सपेरिमेंट है, तो आपका कोई भी फीडबैक हो, छोटा या बड़ा, प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं वीडियोस आपके लिए और बेटर कर पाऊँ। अगर आप इस चैनल की हेल्प करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपको साउथ कोरिया की इकोनॉमी वाला वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये चाइना वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें मैंने चाइना का फाइनेंशियल क्राइसिस 1 साल पहले प्रेडिक्ट किया था। अगर आपको भी मेरी तरह काम करते करते ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो कुक्कू FM को ज़रूर चेकआउट करें। उनके पास बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं और आई एम श्योर उनके कलेक्शन में आपको बुक्स मिलेंगी जो आपकी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।